राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में अभी जिनका सानिध्य महाविद्यालय परिवार को और यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्राप्त हुआ है, ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक भगत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, बसंत महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शैसेन दुबे जी, प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कन्वीनर प्रोफेसर अंजना सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी श्री सतवा बाबा संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न टेक्निकल जो सेशंस होंगे उसमें अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित सभी अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहाँ पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है।
और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है।
भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान किया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे?